इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा बड़ा सा बना लिया है। ये क्या है? एक्सोलीमा। यहाँ पर अंदर प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्म, ये आप पढ़ चुके हो। बाहर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में हम उसे ECF बोलते हैं। और अंदर हम इसको बोल देते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अंदर क्या प्रेजेंट है? अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोल देते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो एक्सोप्लाज्म है वो क्या हो गया? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और बाहर हो गया हमारा, इसको हम बोल देते हैं ICF, एक्सोप्लाज्म को। ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल यानी जब वो रेस्टिंग स्टेज में है, अभी कोई स्टिमुलस नहीं आया है। जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, उस टाइम पर कंडीशन क्या होती है? तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पार्ट है A, ये पार्ट है B और ये पार्ट है ये वाला C। ठीक है। अब रेस्टिंग स्टेज है, तो रेस्टिंग स्टेज में नॉर्मली क्या होता है? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा और अंदर नेगेटिव। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बाहर जो है वो सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस ज़्यादा हैं एनायंस के कंपैरिजन में, तो इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अंदर क्या होता है? अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, बट प्रोटीन्स का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है, बट प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है जो नेगेटिवली चार्ज है। इसलिए अंदर का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर हम मेज़र करें तो वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट के करीब। ये होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अभी सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, इसको हम बोलेंगे -70 MV को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी रेस्टिंग स्टेज में है, अभी कोई स्टिमुलस रिसीव नहीं किया है। और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? पोलराइज्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड। अब ये पोलराइज्ड क्यों बोल रही है? क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर क्या है? आयंस अलग अलग हैं। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पोल बन गए। यहाँ पर पोल्स बन गए, पोल्स फॉर्म्ड हो गए, तो इसलिए इसको क्या हम बोलते हैं? पोलराइज्ड। और अगर दोनों तरफ यहाँ भी बाहर भी पॉजिटिव होता और अंदर भी पॉजिटिव होता तो पोल्स नहीं बने, तो ये पोलराइज्ड नहीं कहलाती। अब यहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट चार्ज हो गए, इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे पोलराइज्ड। और ये अभी रेस्टिंग स्टेज में है। ठीक है। अब क्या हुआ? अंदर रेस्टिंग स्टेज में अंदर नेगेटिव है, क्योंकि प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा है और प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। और बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि सोडियम ज़्यादा होता है, और आयंस में पोटेशियम अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अब क्या हुआ? मान लो कोई यहाँ पर कोई चीज़ टच हुई, कोई कीड़ा आके बैठ गया, या कोई बटरफ्लाई आके बैठ गई, या कोई चींटी आ गई, कुछ भी आ गया, कुछ चीज़ टच हुई। टच होने से यहाँ पर मैकेनिकल गेटेड चैनल्स जो होते हैं, इसमें मैकेनिकल गेटेड चैनल भी होते हैं जो टच से प्रेशर से ओपन होते हैं। मैकेनिकल गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और इसके ओपन होते ही यहाँ पर सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है। जब कोई चीज़ यहाँ पर बैठी है, या कोई चीज़ टच हुई है, या कोई प्रेशर पड़ा है जिससे मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो गए और सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में सिर्फ ये पोटेशियम के लिए परमेबल है, सोडियम के लिए परमेबल नहीं होती है। जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आता ये सोडियम को अंदर आने नहीं देती है। रेस्टिंग स्टेज में ये पोटेशियम के लिए परमेबल है। अब जैसे ही सोडियम अंदर आना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? ये -70 मिलीवोल्ट से इसका जो पोटेंशियल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो ये -70 से कहाँ पहुँच जाएगा? -60 मिलीवोल्ट पे। और जैसे ही ये -60 मिलीवोल्ट पे पहुँचा, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। यहाँ पर मैं एक ग्राफ से भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ।
इस तरह से अगर हम एक ग्राफ बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने रखा अगर 0, ठीक है, सो -60 और ये हो गया -70। सो -70 से ये हमारा आना शुरू हुआ है सोडियम आयन। -60 पे जब ये पहुंचा, जिसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, -70 से -60 पे पहुंचा कब? जब इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी सोडियम अंदर आना स्टार्ट हुआ। तो इस थ्रेश होल्ड पर क्या होगा? इस थ्रेश होल्ड पर यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स थे वो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और यहाँ से भी सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से भी सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो गया। ये क्या है? ये है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब है जो वोल्टेज में चेंज होने पर ओपन होते हैं, वैसे ओपन नहीं होते, वैसे बंद रहते हैं। जब वोल्टेज में चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? -70 से -60 हुआ, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो जैसे ही वोल्टेज चेंज हुआ -70 से -60, ये सोडियम चैनल, सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं वो ओपन हो गए और जिससे सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये -70 क्या था? ये था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70। अब सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आता जाएगा। सो ये -70 से धीरे धीरे यहाँ पर हम करते हैं 60 है, ये 0 है, यहाँ पर 10, 20 + 30, ठीक है। यहाँ पर और भी हैं, अभी हम पूरा नहीं लिख रहे। -70 से ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कहाँ तक? +30 तक। जैसे ही ये -60 हुआ, -60, 50, 40, 30 होते होते यहाँ पे 0 पे पहुँचा और 0 से फिर +10, +20, +30। जैसे ही ये +30 पे पहुँचेगा, +30 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट पे पहुँचेगा, जिस पे क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीपोलराइजेशन। हम यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, डीपोलराइजेशन, +30 तक। अब +30 पे जैसे ही पहुंचेगा, ये सोडियम गेटेड जो चैनल्स थे, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये बंद हो जाएंगे +30 पे। कब? +30 पर ये डीपोलराइजेशन हो गया है। अब +30 पर ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं ये क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये बंद हो जाएंगे कब? +30 पे। और इस स्टेज को हम बोलेंगे, अभी तक तो ये पोलराइज थी, अब ये क्या कहलाएगा? जब डीपोलराइजेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या हुआ? इसको हम एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पर सोडियम का अमाउंट बढ़ गया है और यहाँ पर -70 वाला माहौल है, -70 मिलीवोल्ट वाला, हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया ना। तो यहाँ से जो ये सोडियम है, ये सोडियम यहाँ पे भी जाने लगेगा। जब यहाँ सोडियम है तो सोडियम तो चारों तरफ फैलेगा ना। जब सोडियम का अमाउंट यहाँ बढ़ रहा है तो ये सोडियम इधर भी फैलेगा। जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा तो ये भी -70 से -60 पे पहुँचेगा और -60 पे पहुँचते ही यहाँ पर भी सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यानी जो इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जनरेट हुआ था, अब उसका कंडक्शन हो गया। ए पार्ट से बी पार्ट में कंडक्ट हो गया, यहाँ जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद ये आगे कहाँ चला गया? बी पार्ट में। अब हम पहले पार्ट की बात करें जरा। पहले पार्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर पोटेशियम चैनल भी होते हैं। ये क्या है? पोटेशियम चैनल। तो जैसे ही सोडियम चैनल बंद होगा 30 पे पहुँचने के बाद, ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। वैसे जब ये 30 का आता है उस टाइम पर, ये जब स्टिमुलस आता है तो पोटेशियम के लिए भी होता है, बट ये तब ओपन नहीं होता। जैसे ही ये सोडियम बंद होता है, ये पोटेशियम चैनल ओपन होता है और पोटेशियम कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, क्योंकि पोटेशियम का अमाउंट अंदर ज़्यादा है। सोडियम का बाहर ज़्यादा था तो सोडियम अंदर आया, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो ये पोटेशियम यहाँ से बाहर जाने लग जाएगा, पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा। तो ये तब तक होते रहेगा ये प्रोसेस जब तक कि ये वापस से -70 पे नहीं पहुंच जाएगा, यानी जो इसने गेन किया था +30,
अब ये वापस से कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से -70 पर, जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। मतलब जो वापस से ये किया था इसने, अब ये फिर से वही वाला माहौल आ जाएगा कि जब ये डीपोलराइजेशन हुआ था तो बाहर क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया था ए पार्ट में। ए पार्ट में ये कंडीशन हो गई थी। और बी पार्ट में देखें तो जब ये आगे जा रहा है, यहाँ पर -70 से वापस से +30 हो रहा है, ठीक है, होगा। पहले नहीं तो क्या था, अभी तक बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था। तो जब ये +30 होगा तो इसमें भी ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस अंदर चला जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है, ये वाली कंडीशन तो कहला रही थी डीपोलराइजेशन वाली स्टेज, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए थे। पर जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, यहाँ पर जब ये +30 पे पहुँचा और यहाँ पर +30 पर ये सोडियम डीपोलराइजेशन, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गए और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, यहाँ पर ओपन हो गए, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होगा। यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वापस से -70 मिलीवोल्ट पे पहुँच जाएगा ये, ठीक है। और अब ये वेव ऑफ कंडक्शन आगे चली गई, जैसे सोडियम यहाँ से फैल के यहाँ जाएगा तो ये -70 से -60, फिर से सोडियम चैनल ओपन, यही वही प्रोसेस होती रहेगी। और फिर यहाँ से फिर सोडियम इधर, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। पर पहले वाले का क्या होगा, ये जो डीपोलराइज हुआ था, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये वापस से रीपोलराइज्ड होगा। रीपोलराइज्ड में फिर वही बाहर पॉजिटिव आएगा और अंदर नेगेटिव आएगा। पर जब ये पोटेशियम चैनल ओपन हो गए हैं और बाहर ये चला गया है पोटेशियम, तो अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है कि अंदर जो है इस टाइम पर अंदर क्या हुआ है, अंदर का माहौल क्या हो गया, अंदर तो सोडियम ज़्यादा हो गए हैं और बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो गए हैं, जबकि बाहर सोडियम होने चाहिए, अंदर पोटेशियम होने चाहिए। तो इस टाइम पर यहाँ पर एक चैनल और पंप होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर। तो जब यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा हो गए हैं और सोडियम बाहर ज़्यादा सोडियम अंदर ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सोडियम अंदर आ रहे थे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम तो अंदर भर गए हैं और +30 पर ये बंद हो गया और पोटेशियम बाहर चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा। ये कब ओपन होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव जो सोडियम आयंस हैं वो सोडियम आयन ज़्यादा हो गए हैं और बाहर पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गए हैं, तो आयन में डिसबैलेंस हो गया है। डिसबैलेंस होने से सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है, पोटेशियम को अंदर लाना है, सोडियम को बाहर ले जाना है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप ATP को यूज़ करेगा और 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा, ताकि वो फिर से वही बैलेंस बना दे, बाहर सोडियम ज़्यादा और अंदर पोटेशियम ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव ऑफ कंडक्शन जो है, इम्पल्स का कंडक्शन यहाँ से C पार्ट में पहुँचेगा। तो एक पार्ट क्या होता है, डीपोलराइज था, तो अभी ये रेस्टिंग स्टेज में था, पोलराइज था। अब यहाँ पे पहुँचा तो ये डीपोलराइज्ड हो गया, ये वापस से रीपोलराइज्ड, मतलब वापस से सेम कंडीशन आ गई ये वाली। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रीपोलराइज्ड, मतलब वही सेम सिचुएशन आ गई, वापस से पोलराइज्ड हो गई, रीपोलराइज्ड हो गई। यहाँ पर चेंज हुआ था आयंस में, इसलिए इसको बोलते थे डीपोलराइज, पर वापस से सेम कंडीशन आ गई, इसलिए इसको बोलेंगे रीपोलराइज। पर इम्पल्स क्या हुआ, A से B में गया और B से C में जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि -70 मिलीवोल्ट होता है जैसे ही कोई चीज़ आके टच करती है या कुछ आयन बैठते हैं, यहाँ पर सोडियम के जो मैकेनिकल गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, सोडियम अंदर आने लगता है। जैसे ही सोडियम अंदर आया और -60 में पहुंचा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इस टाइम पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, क्योंकि वोल्टेज में चेंज आ गया -70 से -60, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने से सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा +30 तक। जैसे ही +30 मिलीवोल्ट होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे, क्योंकि अंदर का माहौल क्या हो गया है, पॉजिटिव, और बाहर का माहौल क्या हो गया है, नेगेटिव, क्योंकि अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गए हैं। उस टाइम पर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे और पोटेशियम को बाहर भेजना शुरू कर देंगे। तो इस टाइम पर ये वापस से वही माहौल क्रिएट कर देंगे जिससे स्टार्ट हुआ था, यानी -70 सोडियम बड़ी मुश्किल में तो प्लस किया था, अब ये वापस से पॉजिटिव चार्ज बाहर भेज रहे हैं पोटेशियम को बाहर भेज के, तो ये वापस से -70 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा। तो ये
वापस से रीपोलराइज्ड हो जाएगा। पर यहाँ पर जब सोडियम ज़्यादा हुआ था तो ये सोडियम बी पार्ट में जाएगा, इसको भी -70 से -60 करेगा, तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ डीपोलराइजेशन होगा और पीछे रीपोलराइजेशन, फिर ये डीपोलराइज होगा तो ये रीपोलराइज। तो इस तरह से ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आगे चलता रहता है। और इस इम्बैलेंस को, क्योंकि सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया, पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गया, इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाता है। जब पोटेशियम ओपन हो रहा होता है और बाहर भेज रहा होता है, तो पोटेशियम बाहर ज़्यादा है, अंदर सोडियम ज़्यादा है, तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाता है, ओपन हो जाता है, और एटीपी को यूज़ करके 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर रखता है, ताकि सोडियम पोटेशियम को बैलेंस को मेंटेन कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये वेव ऑफ जो डीपोलराइजेशन है वो आगे बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर जब ये पहुँचता है, तो यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ पर कैल्शियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब कैल्शियम अंदर आता है तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनको ये बाहर की तरफ फेंकता है, ताकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिलीज कराएगा, जिससे कि आगे के न्यूरॉन में मैसेज जाए, तो जिसको हम सिनेप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, जिससे कैल्शियम अंदर आएगा और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है उनको यहाँ पे भेजेगा और इनको ये तोड़ेगा, ब्रेक कराएगा, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ताकि आगे के न्यूरॉन में मैसेज पहुँचे। तो इस तरह से जो इम्पल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है, और आगे ये कैसे पास ऑन होगा उसको हम सिनेप्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।